हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने चार्ज और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते। हम सभी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को ले रहे थे तो वो आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, और अगर हम अपोजिट चार्जेस की बात कर रहे थे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को ले रहे थे, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। किसी भी दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, इसके अलावा तो कोई फोर्स होने वाला ही नहीं। ये तो आप सभी को क्लियर है कि हमने पॉजिटिव लिया था तो रिपल कर रहा था, नेगेटिव लिया था तो रिपल कर रहा था, और नेगेटिव पॉजिटिव लिया था तो वो अपोजिट थे। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? सीक्रेट फिजिक्स के वीडियो साइट पर। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जब हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अगर सेम होंगे तो अट्रैक्शन लगेगा, और अगर अपोजिट होंगे तो रिपल्शन लगेगा। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप लोग पहचान सकते हैं कि चार्जेस के, अगर आपको मैं फोर्स बता दूं तो क्या आप चार्जेस को बता सकते हो? अगर मैं बोल दूं कि अट्रैक्शन लग रहा है फोर्स और मैं बोल दूं कि रिपल्शन का लग रहा है, तो क्या आप पहचान सकते हो कि चार्जेस सेम होंगे या सेम नहीं होंगे? बोलिए, सोचिए, आप सभी सोचिए, गौर कीजिए। क्या आप पहचान सकते? नहीं कैसे बोल सकते आप लोग? यस बोलिए। यस क्यों बोलना पड़ेगा आपको? क्योंकि दो सेम चार्जेस, हाँ तो सिंपल सी बात है, हमने दो ही कंसेप्ट पढ़े। हमने पढ़ा है कि सेम चार्जेस अगर होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो रिपल करेंगे। तो मैं सिर्फ इसका रिवर्स ही तो बोल रही हूँ आपको, मैंने कुछ और नहीं बोला। मैंने आपको ये बोला कि फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, तो आप क्या बोलोगे? सेम चार्ज है। जाहिर सी बात है, सेम चार्जेस है। आप ये नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, पर आप ये बोल सकते हो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, मतलब वो किसके बीच में कर रहा है? सेम चार्जेस के बीच में। और सेम उसी तरीके से अगर मैं दो चार्जेस अपोजिट रख दूं, मैंने रखे, आपको पता ही नहीं है, रखे तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये जो दोनों फोर्स है, इनके बीच में, जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है? रिपल्शन लग रहा है। तो जैसे ही मैंने रिपल्शन बोला, आप लोग क्या पहचान जाओगे कि जो चार्जेस है वो क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो चलिए, अगर दो चार्ज है तो उनके बीच लगता है फोर्स या तो अट्रैक्शन का या तो लगता है रिपल्शन का। तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा हो या रिपल्शन का फोर्स लग रहा, अब उस फोर्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली तो बहुत सारे परफॉर्मेंस हो चुके हैं, और उस एक्सपेरिमेंटली परफॉर्मेंस के बेस पे ही कूलाम ने एक लॉ दिया। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं आज की क्लास में कूलाम लॉ। हाँ, तो कूलाम ने क्या किया? कूलाम ने दो चार्जेस लिए। दो चार्जेस कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इनका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट इसने क्या करा? ये चार्ज लिया Q1 और ये चार्ज लिया Q2, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस रखी R। अब उसने क्या करा? उसने इस डिस्टेंस को बार बार वेरी किया, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बार बार वेरी किया, और वो वेरिएशन करने के बाद उसमें जो फोर्स में चेंजेस आ रहा था, उसने उस फोर्स की स्टडी की। उसने देखा, उन्होंने देखा, जो कूलाम्स था उसने देखा, उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि जैसे जैसे हम Q1 को वेरी कर रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स किस तरीके से बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, पहले एक इलेक्ट्रॉन लिए, बाद में दो ले लिए, अगली बार एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसके अगली बार करा तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, तो या तो हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ा भी सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा भी सकते हैं, या नंबर ऑफ चार्जेस को कम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा? एक बार बढ़ा करके देखा कि जैसे जैसे चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे थे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, और जब चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कम कर रहे थे तो क्या असर पड़ रहा था। और फिर तीसरी चीज़ कहाँ देखी उन्होंने? डिस्टेंस पे देखी कि जब डिस्टेंस, चार्जेस के बीच की दो डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो क्या फ़र्क मिला, और जब दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया तब क्या फ़र्क पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं कूलाम लॉ के बारे में कि कूलाम ने स्टेटमेंट क्या दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। इज इट क्लियर? जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मीन्स Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है।
and inversely proportion to the square of the distance between them. Okay, is it clear? आप सभी को ये चीज समझ में आ रही है? क्यों हुआ? क्योंकि कूलाम ने क्या चीज देखी, कूलाम ने ये देखा कि जैसे जैसे वो चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा था, वो इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाए या इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाए, फाइनली जो फोर्स हो रहा था वो बढ़ रहा था. ओके, पर अगर हम डिस्टेंस की बात करते, जैसे जैसे कूलाम ने चार्जेस को दूर किया, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया, वैसे वैसे क्या मिला, फोर्स कम होता दिखा. डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब जैसे ही हम Q1 की वैल्यू को बढ़ाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. Q2 की वैल्यू को बढ़ाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि इनके बीच की डिस्टेंस को जैसे ही बढ़ाया मतलब इस Q1 को तो यहाँ फिक्स कर दो, Q2 को उठा के और दूर ले जाओ, तो क्या होगा, R की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, ये फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा. ओके, ठीक है. अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है. तो जैसे ही हमने यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटाया, प्रोपोर्शन की जगह लगाया इक्वल का साइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट. ठीक है, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है, दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ओके, क्लियर है आप सभी को? ओके, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है कि इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है. ओके, जो हमने सबसे फर्स्ट बात करी, तो हमने इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम लिया. तो जब कूलाम ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो सबसे फर्स्ट चीज उसने Q1 को वैरी किया, Q2 को वैरी किया, R को वैरी किया, और एक और चीज इसमें इफेक्ट डालती है. वो इफेक्ट हमें कहाँ दिखता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में दिखाई देता है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है कि Q1 और Q2 के बीच में कौन सा मीडियम है. ओके, Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम भी हो सकता है, Q1 Q2 के बीच में एयर भी हो सकती है, Q1 Q2 के बीच में वाटर भी हो सकता है, और Q1 और Q2 के बीच में हनी भी हो सकता है, और बहुत से मीडियम है, वुड भी हो सकता है. बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि इन दो चार्ज के बीच में मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, और जब मीडियम अलग अलग होगा तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो भी अलग अलग होगा. ओके, क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो कूलाम ने स्टडी करी थी, वो किसके लिए करी थी, वैक्यूम के लिए करी थी. कि उसने क्या करा, उसने दोनों चार्जेस के बीच में क्या ले लिया, वैक्यूम ले लिया. मतलब इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, वैक्यूम है. तो वैक्यूम जब मीडियम होता है तो उस टाइम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो K है उसकी वैल्यू क्या होगी. तो ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करती है कि जो हम यूनिट ले रहे हैं वो कौन सी सिस्टम में ले रहे हैं. आप सभी ने पढ़ा है CGS यूनिट. CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और दूसरा होता है SI यूनिट. SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ कि मैंने दो चार्जेस को वैक्यूम में लिया है. मीडियम इन दोनों के बीच में कौन सा है, वैक्यूम है. और जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ K की वैल्यू जो बता रही हूँ वो किस में बता रही हूँ, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. ओके, तो CGS यूनिट में जो K की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है. तो अब आप आ जाइए आपके इस फॉर्मूले पे. ये आपका मेन फॉर्मूला है. ओके, जो क्या बोल रहा है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. किसने दिया ये फॉर्मूला, कूलाम ने दिया. अब हम बात करते हैं, जब मैंने इस फॉर्मूले में K इक्वल टू कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. क्लियर है? ओके, तो ये था हमारा फोर्स का फॉर्मूला. कब, जब दो चार्जेस के बीच में, जब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में वैक्यूम रखा हो और हम CGS में फोर्स निकाल रहे. ओके, अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही लार्ज अमाउंट की मिस्टेक है. अगर आप लोग पकड़ सकते हैं, ये मैंने लिखा ताकि मैं चाह रही थी कि आप लोग खुद से बोले. ओके, क्या आएगा यहाँ पर, सोचे क्या आएगा. यहाँ पर आएगा डाइन. यहाँ पर क्या आएगा, डाइन. क्यों, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट है वो
क्या होती है CGS में? आप सभी को यूनिट सिस्टम आता है या नहीं आता है? फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं SI सिस्टम यूनिट की। SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब MKS, सेम एज MKS। तो वहाँ पर क्या होता है, जो K होता है उस K की जो वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो K है इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, K की वैल्यू, ये मैंने आपको इस पैरामीटर का पूरा की पूरा वैल्यू बताया, पर नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो K होता है SI यूनिट में 1/4πε0। ओके, तो K की ये जो वैल्यू है ये मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। जब मैं K की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी तो आप खुद देख लीजिए कि K की जगह मैंने क्या रख दिया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R² न्यूटन। तो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा? हमने इस स्लाइड में कूलाम्स लॉ पढ़ा। कूलाम ने क्या किया, दो चार्जेस लिए और इन दो चार्जेस के बीच में मीडियम लिया वैक्यूम। ठीक है, कूलाम ने किया क्या? कूलाम ने जो सबसे फर्स्ट में बात करी, कूलाम ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, मैं एक और बार रिवाइज करवा रही हूँ, आप लोग एक बार और समझे इसको। कूलाम ने क्या किया, दो चार्जेस लिए Q1 Q2, दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा। अब कोई भी रिजल्ट है, साइंटिफिक थ्योरी है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ही वैलिड मानी जाती है, अगर सबके आंसर सिमिलर आए। ठीक है, तो कूलाम ने क्या चीज़ करी, कूलाम ने इस Q1 की वैल्यू को बार बार वेरी किया, Q2 की वैल्यू को बार बार वेरी किया और R की वैल्यू को भी बार बार वेरी किया। तो फाइनली इस कंक्लूजन पे आए कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया तो आप सभी को पता है कि जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आता है एक कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू डिपेंड करती है कि इस Q1 और Q2 के बीच में मीडियम कौन सा है। मीडियम कौन सा हो सकता है, मीडियम एयर भी हो सकता है, मीडियम वैक्यूम भी हो सकता है, मीडियम वाटर भी हो सकता है, मीडियम मिल्क भी हो सकता है, बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं और हर एक मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। और उसी फोर्स की वैल्यू हमने एज अ वैक्यूम मीडियम, हमने फर्स्ट मीडियम लिया है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि इस फोर्स की वैल्यू मीडियम पे क्यों डिपेंड करती है। नॉर्मली मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आप उस टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है, परफॉर्म कीजिए या फिर आप तो गौर कीजिए कि मीडियम का फोर्स से क्या रिलेशन है। मैंने आपको एक टास्क बोला, ठीक है, वो टास्क आप परफॉर्म करें या नहीं करें पर उस टास्क के बारे में थिंकिंग कीजिएगा। आपको एक सामान दिया है मैंने, ठीक है, आपको एक सामान दिया है और मैंने आपको बोला है कि वो सामान लेकर के आपको एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है। ओके, अगर आपको चलना आता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए इजीली आप किसी चीज़ को अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ले जाना चाहते हैं, मैंने आपको एक साइकिल दी और उस साइकिल को मैंने आपको बोला उस साइकिल को आप कहाँ लेकर के चले जाए, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लेकर के चला जाए। जिसको साइकिल चलाना आती है उन सभी के लिए ये पॉसिबिलिटी बहुत ही ईजी है, वो आसानी से इसे परफॉर्म कर सकते हैं। पर ठीक है, अब दूसरी बार मैंने वही परफॉर्मेंस, जिसको साइकिल चलाना आता है मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, जिसको नहीं आता तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जिसको साइकिल चलाना आता है, जिसने नॉर्मल कंडीशन में 1 किलोमीटर की साइकिल चला ली, अब मैं आगे जा करके उसे ये बोल रही हूँ कि आपको साइकिल चलाना है पर आपको स्विमिंग पूल में 1 किलोमीटर तक की साइकिल चलाना है। ठीक है, और एक सामान को ट्रांसफर करवाना है मुझे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ओके, तो आप लोग खुद सोचना कि जब आप लोग साइकिल चला रहे थे, एयर की कंडीशन में चला रहे थे, वहां पर क्या चीज थी, एयर थी। एयर प्रेजेंस में आप साइकिल चला रहे थे तो आप इजीली साइकिल को चला पा रहे थे। पर अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 किलोमीटर तक का स्विमिंग पूल बना हुआ है और उस स्विमिंग पूल में लेवल मैंने कम करके रखा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप डूबते हुए जाएंगे, पर आप जो साइकिल चला रहे हैं उसका हाफ लेवल तो डूबा। जनरली बारिश के दिन में हम लोग गाड़ी चलाते, आप लोगों ने फील किया होगा कि आप नॉर्मल जो आप गाड़ी चला रहे हो,
ठीक है। और पानी के लेवल में डूबते हुए जब आप गाड़ी चला रहे हो तो दोनों के लेवल में आपको एक रुकावट फील करवाता है वो पानी क्या है, एक तरीके से मीडियम है। जब आपने एयर मीडियम में आपने गाड़ी चलाई, आपने ड्राइव किया, ठीक है, ड्राइव या फिर आपने टू व्हीलर चलाई, तो वहां पर आपको इतना रुकावट नहीं लग रहा था, ठीक है। पर जब आप वाटर में, मतलब आप बारिश के सीजन में पानी में चला रहे हो और आपके टायर आधे आधे या पूरे के पूरे तरीके से डूब रहे हैं, तो आपको वहां चलाने में रुकावट फील हो रही है। वो रुकावट किस वजह से फील हो रही है, क्योंकि वहां पर मीडियम एयर था और यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर है। तो सेम उसी तरीके से जब दो चार्जेस होते उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, वहां पे क्या था, वहां पर हम साइकिल चला रहे थे या हम टू व्हीलर एक्टिवा या फिर बाइक चला रहे थे, तो वहां पर भी क्या था, वहां पर मीडियम क्या था, वहां पर भी मीडियम में चेंजेस हो रहा था ना, एयर और वाटर। जमीन आपको सेम दिए, सब कुछ दिए, आप पहले जा रहे थे बारिश नहीं हो रही थी, बाद में आप जा रहे थे बारिश हो रही थी, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था कि आपके ऊपर एक अलग ही डायरेक्शन में एक फोर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब दो चार्जेस होते हैं तो उन दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, जो फोर्स लगता है वो फोर्स इस मीडियम पर भी डिपेंड करता है। क्यों, ये चीज आप समझ सकते हैं। आप नॉर्मल गाड़ी चलाइए और बारिश के सीजन में गाड़ी चलाइए, जब जहां आपकी गाड़ी पानी में डूबी हुई है आधी की आधी, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हम मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वापस से बात करते हैं। गुलाम ने ये लॉ दिया, गुलाम ने फाइनली ये दिया के एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये जो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर है, इसमें जो के है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी किस पे, मीडियम पे डिपेंड करेगी। ओके, तो मीडियम में हमने सबसे फर्स्ट बात कर ली वैक्यूम की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मीडियम की। हाँ, तो अब हम आते हैं अदर मीडियम पे। देखिए, अदर मीडियम कुछ भी हो सकता है। वैक्यूम के लिए हमने बात कर ली थी, पर अदर मीडियम में जो होगा वो कुछ भी मीडियम हो सकता है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करेगा मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड। हर मीडियम के लिए अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी होती है। चलिए, सबसे फर्स्ट तो मैं आपका फोर्स का फॉर्मूला एक बार और रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर F इक्वल टू हमने फाइनली निकाला था के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। उस टाइम हमने वैक्यूम मीडियम में बात कर ली थी CGS और SI यूनिट में। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे सिस्टम में हमारे दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो, वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, वो मीडियम मिल्क भी हो सकता है, वो मीडियम हनी भी हो सकता है, वो मीडियम ग्लिसरीन भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियम। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट मीडियम की, CGS मीडियम। फर्स्ट मीडियम नहीं, CGS यूनिट की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो K इक्वल टू वहाँ पर जो हम कर क्या रहे, हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो CGS जो यूनिट होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, उसमें K की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट R होती है। एप्सिलॉन नॉट R क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट R होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो मुझे F कितना मिल जाएगा, F इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका, कोई सा भी दूसरा मीडियम हो। अब वो मीडियम क्या होगा, उस मीडियम की अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अगर वाटर होगा तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फिक्स है। अगर वो ग्लास होगा तो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी फिक्स है। वुड होगा तो वुड की रिलेटिव परमिटिविटी भी फिक्स है। अब हम बात करते हैं ये फोर्स आ गया। अब यहाँ पे कुछ कमी लग रही है आपको, मैंने इसके आगे क्या नहीं लिखी है, इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, CGS में कितनी होती है यूनिट, गैस कीजिए। अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा और आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो। ये होती है डाइन। ओके, अब हम बात करते हैं SI सिस्टम की। ओके, SI सिस्टम में क्या होता है, SI सिस्टम में जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। देखो, सिंपल सी चीज है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने किसके लिए पढ़ा था, वैक्यूम के लिए पढ़ा था। सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 की जगह 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन R। तो ये आपकी हो गई K की वैल्यू। तो F इक्वल टू फाइनली आपका कितना है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ कमी है, कुछ अधूरा सा है। विदाउट यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट बताएं,
न्यूटन। ओके, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन। तो अब हम अब हम किसकी बात करते हैं, हम बताइए आप लोग, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बताइए आप लोग, कैसे बताएंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, आपको आपकी क्यूरीज सॉल्व मिल जाएगी। मैं जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी मैं अपलोड करूँगी। ओके, तो चलिए, आज की क्लास में हमने पढ़ा कुलाम्स लॉ। कुलाम ने फाइनली क्या बताया, कुलाम ने यही बोला कि जो हम लोग जनरली पढ़ लिए अभी तक कि दो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में रिपल्शन फोर्स वर्क करता है, दो नेगेटिव चार्जेस है उसके बीच में रिपल्शन फोर्स वर्क करता है, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करता है। पर ये अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्शन का फोर्स हो, ये कितना है, ये कौन बताता है, ये बताता है कुलाम्स लॉ। ठीक है, कुलाम्स ने अलग अलग चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज कर करके उसके बीच के डिस्टेंस को बदल के उसके बीच के मीडियम को बदल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, तब जाकर के फाइनली उन्होंने एक रूल दिया, और वो रूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वो रूल यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने पूरा के पूरा उसका डेरिवेशन परफॉर्म किया, और वैक्यूम के लिए भी और अदर मीडियम के लिए भी। ओके, और यहाँ पर आपको अगर डाउट है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट मैं आपको बता देती हूँ कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है तो वहाँ पे किसका कंसेप्ट आ जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी का। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कुलाम्स लॉ। क्या कुलाम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी होती है, या फिर मैं बोलूँ कि कुलाम्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस या लिमिटेशंस भी होती है। देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है वो होता है कुलाम्स लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल लॉ है। मतलब यूनिवर्सल लॉ होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कुलाम्स लॉ इंडिया में वैलिड है या पाकिस्तान में वैलिड है या बांग्लादेश में वैलिड है। कुलाम लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल है, मतलब पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है कुलाम्स लॉ। ओके, ऐसा नहीं है कि चार्ज को मैंने कहीं पर और रख दिया, मतलब ये हर जगह के लिए सेम लॉ है, इसलिए इसे कहा गया है यूनिवर्सल लॉ। अब इसकी वैलिडिटी कितनी है, कुलाम्स लॉ कहाँ पर वैलिड होता है और कहाँ पर इनवैलिड होता है। हर डिस्टेंस पर वैलिड थोड़ी नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा, मैं अगर बात कर रही हूँ न्यूक्लियर के साइज की, तो न्यूक्लियर का जो साइज होता है वो होता है 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेट्स सी। हाँ, ये देखिए, ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप सभी ने पढ़ा है। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। ओके, यहाँ पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कुलाम्स लॉ की। तो कुलाम्स लॉ कहाँ पर वैलिड होता है, कुलाम्स लॉ इस रीजन के अंदर क्या वैलिड होगा, क्या मैं इस सर्कल के अंदर की बात कर रही हूँ। ये जो सर्कल होता है इसकी जो रेडियस होती है, मतलब इसका जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इस रीजन के अंदर अगर मैं बात करूँ कुलाम्स लॉ की, तो इस रीजन के अंदर कुलाम्स लॉ वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है न्यूक्लियर। आप सभी जानते हैं ये क्या है, न्यूक्लियर है। और न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो वीक होता है पर बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अब हम बात करते हैं कुलाम की। कुलाम फोर्स कब अप्लीकेबल है, तो हमने यही बोला है कि अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर मतलब इस रीजन के ऊपर, इस रीजन के ऊपर, मतलब ये जो रीजन है इस रीजन के अगर हम ऊपर जाएंगे तो ही क्या लगेगा, हमारा कुलाम लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। वो वैलिड कब तक होगा, 10⁻18 मीटर तक उसकी वैलिडिटी होगी। मतलब इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस तक ही कुलाम लॉ वैलिड होगा। अगर मैं इससे बियॉन्ड जाऊं, मतलब इससे मैं अबाव जाऊं तो ठीक है, पर अगर इसके नीचे जाऊंगी तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसके नीचे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा, और इसके अबव ये फोर्स वर्क नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम कुलाम लॉ की। जो कुलाम लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। ठीक है,
और स्टैटिक चार्ज के लिए देखिए, हमने सबसे फर्स्ट जो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग करी है उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज किस कंडीशन में, रेस्ट के कंडीशन में। ठीक है, चार्ज किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ पर कूलाम लॉ अप्लीकेबल नहीं है, और कूलाम लॉ जो है वो है सेंट्रल फोर्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा कि कूलाम लॉ क्या होता है, कूलाम ने जो लॉ दिया वो क्यों दिया, उस लॉ से हमें क्या चीज़ मिली। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके डाउट सारे के सारे दीजिए, आपको आपके डाउट्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल की ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।